नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ई कॉन्क्लेव 2020। आज इस ई कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और आज भी दिन भर हमसे जुड़ेंगी राजनीतिक के दिग्गज की बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनसे बात होगी कोरोना के साथ, कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी दुनिया। और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव में। जी बहुत धन्यवाद। अशोक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कोरोना के इस महासंकट काल में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, एक डीजी के तौर पर काम करना कितना चुनौतीपूर्ण इस समय आपके सामने ये तमाम समस्याएं, तमाम परिस्थितियां पेश कर रही हैं और आप कैसे इन चुनौतियों से पार पाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कई फेजेस में चुनौतियां आई हैं हमारे सामने, आपको पता ही है। पहले लॉकडाउन को लागू कराना एक चुनौती था जी। फिर लोगों के लिए राशन वगैरह उपलब्ध कराना एक चुनौती था, और फिर उसके बाद जमात का चैलेंज आया, फिर जो है माइग्रेंट लोगों का चैलेंज आया। जो माइग्रेंट्स हैं, अभी जो हमारे प्रदेश के निवासी हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उन लोगों को लाने का एक बड़ा चैलेंज चल रहा है। जी। और उनमें से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके साथ संक्रमण भी आ रहा है, तो वो हमारा एक नया चैलेंज है। तो आप कैसे आखिरकार इस चुनौती का सामना कर रहे हैं? क्योंकि सर, बहुत जगह से, बहुत स्थानों से, बहुत सारे जिलों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि जो लोग ये बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं अपने अपने घरों को, अपने अपने जिलों को, अपने अपने गृह जनपदों को, कहीं ना कहीं तरीके से ये लोग कोरोना कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। आखिरकार फिर कैसे इसे रोका जाना चाहिए? क्योंकि इनकी सिर्फ थर्मल स्कैनिंग ही हो पा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं थर्मल स्कैनिंग नाकाफी साबित होती हुई दिखती है। नहीं, देखिए, उसमें जो स्ट्रेटजी और जो वो प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है वो ये है कि जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं जी। उनको तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाला जा रहा है, और या जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें सिम्टम्स हैं, जी। थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह के बाद सिम्टम्स आते हैं, तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाला जा रहा है। बाकी लोग उनको जो है 14 दिन का होम क्वारंटाइन दिया जा रहा है, और होम क्वारंटाइन को हम बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही उसको देख रहे हैं कि कहाँ जो पालन नहीं कर रहा होम क्वारंटाइन का, उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं, और उसके बाद एफआईआर करने के बाद उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल देते हैं। ऐसे हमने 250 से भी अधिक मुकदमे कर दिए प्रदेश। जी। ऐसे में अशोक कुमार जी, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना उतना ही जरूरी हो गया है जितना जरूरी अगर आपको अपनी जान बचाना है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरीके से ये इक्विवेलेंट बताया जा रहा है कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की तो काफी हद तक आप अपने आप को इस संक्रमण से बचा पाएंगे। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां पर भीड़ एकत्रित होती हुई नजर आती है या फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, आपकी टीम कैसे ऐसे लोगों से डील कर रही है? देखिए, अभी तक हमने 2 महीना हो गया, लॉकडाउन के उल्लंघन में 20,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 20,000। जी। तो हम लोग लगातार लगातार लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली लागू करा रहे हैं, और किसी भी हालत में जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं उन पे कंटिन्यूसली प्रतिदिन 100-200 गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है। उत्तराखंड में बड़े बड़े लोग जो आए हैं उनको सबको पता है कि कोई होम क्वारंटाइन भी है तो फ्रीली नहीं घूम सकता, उसके पास कॉल जाती है, उसको चेक किया जाता है। पब्लिक से भी सूचना हम दे रहे हैं 112 पर, पब्लिक के द्वारा भी हमें बताया जाता है, तो भी हम गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। तो उत्तराखंड में टॉलरेंस लेवल 0 है इन सब चीज़ों। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ अशोक जी कि जो लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो लोग समझ चुके हैं, वो लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी मानने के लिए तैयार नहीं, या यूं कहा जाए जानबूझकर वो होते हैं ना कुछ लोग कि अगर कोई नियम बनाया गया है कि जब तक उस नियम को वो तोड़ेंगे नहीं तब तक शायद उन्हें मजा नहीं आता है। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ खास रणनीति, कैसे इन लोगों तक पहुंचा जाएगा? क्योंकि हर स्थान पर इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे लोगों पे हम लगातार कार्रवाई करते हैं, लगातार एफआईआर करते हैं, और ठीक है। अभी तक मैंने बताया आपको कि 20,000 से अधिक लोगों पे एफआईआर की, मतलब एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो चुकी है। जी, आपने जानकारी दी कि किस तरह से 20,000 लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई और आगे भी कार्रवाई उम्मीद है कि इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। लेकिन सर, एक लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर आप कैसे इसे
चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और कैसे इस चैलेंज पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी महामारी है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरी दुनिया इस समय असमंजस के माहौल में है। ऐसे में ये चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखिए, अभी तो लेटेस्ट चैलेंज यही है कि जो ये बाहर से हमारे आ रहे घर वापसी जिन लोगों की हो रही है, वो करीब करीब 1.25 लाख लोग आ चुके हैं उत्तराखंड में, 1.5 से 2.25 लाख। जी और करीब इतना ही कुछ लोग बचे हैं, शायद आना 1 लाख के करीब। तो ये प्रोसेस हम इमेजिन कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद ये जब आ रहे हैं तो सर्टेनली कुछ संक्रमण की संख्या बढ़ी है हमारी, अचानक 60 से बढ़ के 160 पे पहुंच गए 10-15 दिन में, जब से आना शुरू हुआ। तो हम लोग काफ़ी क्लोजली और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इनको, प्रोटोकॉल में स्वास्थ्य विभाग के। और मुझे विश्वास है कि एक बार ये आ जाएंगे तो फिर हम इसको कंटेन करने में फिर सफल होंगे, फिर लोगों के सहयोग से। ये मैंने जरूर कहा है कि वो फेज है जब लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। जी जब लॉकडाउन 1 लगा तो जनता ने खुद ही कर्फ्यू लगाया और लोग बहुत ही सावधान थे, क्योंकि उत्तराखंड में वायरस था ही नहीं, हम्म परंतु हर आदमी उसका ढंग से पालन कर रहा था। अब 2 महीना हो गया तो हर आदमी को लगता है छूट मिल गई तो वो खुला घूमना चाह रहा है, जबकि उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब वायरस आ चुका है। उत्तराखंड में 160 केसेज आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। इसका मतलब वो कहीं भी रैंडमली किसी आदमी में मिल सकता है जो कहीं पूरे एरिया को संक्रमित कर सकता है। तो आज की तारीख में हमें इतना सावधान होना है कि हम घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन करें और मास्क भी जरूर से जरूर लगाएं। ठीक है। ऐसे में अशोक जी, आपकी भी बहुत सराहना करनी होगी, आपकी पूरी टीम की बहुत सराहना करनी होगी, क्योंकि कोरोना के वॉरियर के तौर पर, कोरोना के योद्धा के तौर पर आप लोग दिन रात एक किए हुए हैं। दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सर, ऐसे में आप खुद भी अपने स्तर पर भी और अपनी टीम को भी किस तरह के निर्देश देते नजर आते हैं कि किन किन एहतियातों के साथ उन्हें ऐसे केसेस के साथ डील करना होगा? क्योंकि कुछ एरिया से जहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं, वहां पर जब लोग मानने को तैयार नहीं होते, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है। तो ऐसे में खास तौर पर यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। देखिए, एक तो हमने अपनी पूरी टीमों को प्रशिक्षण दिया है, हम्म, पूरे पुलिस विभाग के लिए एसओपी बनाई है। ठीक है। सभी पुलिस कैंपसेज, थाना, पुलिस लाइन, बटालियन, सबको दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। हर आदमी को सावधान रहने को कहा गया है, उसको इक्विपमेंट उपलब्ध कराए गए। जैसे जो रेड जोन एरिया से मान लिया कोई ट्रेन आई, अभी कल ही आई हरिद्वार में मुंबई से, तो वहाँ हमारा कोई भी जवान बिना पीपीई किट के नहीं था। और नॉर्मल ड्यूटियों में जहां हमारा इंटरेक्शन हो रहा है पब्लिक से, वहां 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वालों को नहीं लगाया गया है। और आजकल फेस मास्क के साथ साथ फेस शील्ड भी दे दिया हमने। फेस शील्ड से डबल प्रोटेक्शन हो जा रहा है, जी जिससे कि वो संक्रमित नहीं होंगे। और जो लोग पॉजिटिव आते हैं जी उनके क्लोज कांटेक्ट में आने वाले पुलिस कर्मियों को हम 14 दिन का क्वारंटाइन भी करते हैं पूरा, जिससे अगर कोई संभावना हो तो वो दूसरों में न फैल पाए। जी, यानी कि पूरी तरह से एहतियात यहाँ पर आप लोगों की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर अब आपकी चुनौती और ज्यादा बड़ी होती हुई दिख रही है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे उतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरा भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा कोरोना से संक्रमित होने का। ऐसे में सर, इसके मद्देनजर और क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जब तक इसे कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा तब तक शायद ही हम इस जंग को जीत पाएंगे। देखिए, यही है, चूंकि वो हमारे अपने ही लोग हैं, उनको आना तो है ही और उनको लाया भी जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। तो वो सिर्फ हमें सावधानी बरतनी है, जो आने वाला उसे भी सावधानी बरतनी है, जो प्रशासन है उसे भी सावधानी बरतनी है, और जो यहाँ के निवासी हैं उनको भी सावधानी बरतनी है। इन लोगों को 14 दिन तक पूरी तरह क्वारंटाइन रखा जाए, किसी भी तरह ये एकांतवास किया जाए इनका, ठीक किसी है। भी रूप में ये औरों से घुले मिले ना, औरों में अगर इनमें संक्रमण है तो और लोगों में न फैलाए। अगर हम्म, हमने इस फेज को सावधानी से पार कर लिया तो हम लोग लिमिटेड नंबर्स पे रह सकते हैं और अच्छा है, हमारे रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। ऐसे में सर, आप कोरोना के बाद और कोरोना के साथ इस बदलती दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कोरोना के बाद बहुत कुछ तो बदलेगा, आपको पता ही है। इसका इम्पैक्ट हर फील्ड में आएगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, आर्थिक बिल्कुल। व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, हर चीज में इम्पैक्ट दिख रहा है, पुलिसिंग में भी इम्पैक्ट दिख रहा है।
तो पुलिसिंग में आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई है पुलिस ने देश भर में, कितनी ज़्यादा इंसानियत दिखाई है। तो इसका इम्पैक्ट कोरोना के बाद भी रहेगा जी और सोशल नॉर्म्स बहुत चीजें जो है ठहर जाएंगे, एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल तो इसको लोग कह रहे हैं एक नया नॉर्म आएगा, एक बिल्कुल। नया नॉर्म आएगा और हर चीज में वो लागू होगा। देखिए अब आने वाला समय बताएगा कि कैसे होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक कुमार जी इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपने विचार न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव के प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी को बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, वो और उनकी टीम पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए ऐसे केसेस के साथ डील करने के लिए उत्तराखंड में पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। और चलिए इसके साथ फिलहाल यह वक्त होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता जी से। प्रयागराज से ये विधायक है, इनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।